हेलो एवरीवन, आई एम कन्हैया झा एंड दिस इज वृंदा एकेडमी। एक और एनसीईआरटी की बुक ऐसी है जिसको अगर आप कवर करते हो तो नॉट ओनली यू विल सिक्योर गुड मार्क्स इन योर जीएस पेपर वन इन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस बट आल्सो एग्जामिनेशन लाइक सीयूईटी एंड इवन यूजीसी नेट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस कैन बी क्रैक्ड। ये भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी किताब है जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के काम में आता है। ये एक सोर्स बुक है। अगर आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे यहाँ से। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और ये वाली किताब आमतौर पे बच्चे मिस कर देते हैं, जो बहुत गलत है। ऐसे बड़े कंपटीशन में एनसीईआरटी क्लास 12 की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस फंडामेंटल बुक मानी जाती है। तो चलते हैं हम लोग आज पहले फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और एज यू नो वी विल कवर दिस बुक लाइन बाय लाइन सो दैट हर एक चीजें क्लियर होंगी, हर एक चीजों पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहला जो ये चैप्टर डिस्कस करता है वो डिस्कस करता है पार्टीशन के ठीक बाद भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। यू नो वेरी वेल, पार्टीशन एक ऐसा समय था, एक ऐसा मोमेंट था जिसने आज तक इंडिया को परेशान किया है। आज भी पाकिस्तान जैसा नापाक देश हमारे बगल में बैठा हुआ है और हमारे जख्मों को न केवल जख्म देता है बल्कि उन्हें कुरेदता भी है। तो फिर से उन्हीं सब बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि एट द आवर ऑफ मिडनाइट 14th एंड 15th अगस्त इंडिया अटेंडेड इंडिपेंडेंस और जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्री इंडिया एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंटरेस्टिंग है कि उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी। यू नो वेरी वेल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was came into existence on recommendation of कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, उसने भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के प्रस्ताव को सामने रखा और विद दिस प्रपोजल इलेक्शन हेल्ड। और जैसे इलेक्शन हुआ तो हम देखते हैं कि ऑन 9th ऑफ द दिसंबर 1946 आजादी के पहले ही हमारी संविधान सभा बैठती है और कुल मिलाकर काम शुरू हो चुका था। मीनवाइल the declaration of independence announced by the government of ब्रिटिश एम्पायर, तो उसने फिर कहा। और उसी में जब हमें आजादी मिली तो वहां पर जो एक द फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, मतलब सौभाग्य भाग्य के साथ साक्षात्कार, ये जो वर्ड है इसको खास ध्यान रखना है कि कब ये ट्रस्ट विथ डेस्टिनी वर्ड यूज हुआ है। तो ये उस समय हुआ है जब जवाहरलाल नेहरू एड्रेस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो उस समय की बात को ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। दिस वाज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था और हिस्ट्री के बुक में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। और यहाँ पर बट देयर वर टू गोल ऑलमोस्ट everyone agreed upon that after independence we shall run our country through democratic government and two that the government will be run for the good of all। एक ऐसा सपना था जिस पर सभी लोग सहमत थे कि सरकार जो बनेगी वो सरकार लोकतांत्रिक होगी और साथ में ये सरकार लोगों के लिए ही काम करेगी। तो ये आसान काम नहीं था। दिस वाज not going to be easy. India was born in very difficult circumstances। इतना डिफिकल्ट सिचुएशन था कि उस समय ऐसा कोई देश नहीं था जो इस तरह के सिचुएशंस को देख पा रहा था। अगेन मल्टीपल चैलेंज उस समय हुआ करते थे। आते हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से देखें एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को। दिस वाज द मोमेंट जवाहरलाल नेहरू एड्रेस्ड द ऑडियंस एट 15th ऑफ अगस्त 1947। 1947 में यही लाल किले से भाषण दे रहे थे और इस तरह के वहां पर न्यूज क्लिपिंग्स आए। जो न्यूज क्लिपिंग्स आ रहे थे वो सारे न्यूज क्लिपिंग एक तरह से इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि नाउ इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर अबाउट 200 ईयर ओल्ड कॉलोनियल रूल। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो हम देख रहे थे। अब आते हैं
तो सबसे बड़ी बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है, तो कीप इन माइंड कि एज पर द ऑफिशियल सोर्स विच इज एनसीईआरटी, देयर वर थ्री मेजर चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उस समय तीन बड़े चैलेंज थे। पहले चैलेंज को देखेंगे फिर डिटेल करेंगे। ब्रॉडली थ्री काइंड ऑफ चैलेंजेस, तीन थे। पहला था इमीडिएट चैलेंज was to shape the nation was to shape the nation that was united yet accommodative to accommodative of the diversity of our society। एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो पूरी तरह से यूनाइटेड, एकीकृत हो, जहां पर सारे डाइवर्सिटी को एज्यूम किया जाए, कंज्यूम किया जाए, एकोमोडेट किया जाए। यू नो वेरी वेल, इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल थॉट्स प्रिवेल्स हियर, सब चीज यहाँ पे चलता है। तो ये सारी डाइवर्सिटी कैसे इंडिया में लॉन्ग टाइम के लिए एक साथ रहेगी, दिस वाज द इमीडिएट चैलेंज। यही था इमीडिएट चैलेंज, डाइवर्सिटी को यूनिटी के साथ जोड़ना एज पर एनसीईआरटी। वुड इंडिया सर्वाइव एज यूनिफाइड कंट्री, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर एक आदमी चाह रहा था कि भाई हमारा देश बने। वी विल डिस्कस दैट लेटर। दूसरा चैलेंज क्या था? तो पहला तो था डाइवर्सिटी को यूनिटी के साथ जोड़ना, एंड सेकेंड चैलेंज was to establish डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? तो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपुल, जहां पे जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार मिलता है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो शासन में जनता कैसे भाग लेगी? इतना बड़ा देश, इतना बड़ा जनसंख्या, पार्टिसिपेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो अब डेमोक्रेसी कैसा हो? तो डेमोक्रेसी, हमने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को चुना, जिसमें प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता भाग लेती है। एंड अगेन we accepted the parliamentary form of democracy in the line of British policy। तो ब्रिटिश की तरह हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को लिया, और हमने डेमोक्रेसी को केवल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही नहीं रखा। वी अटेम्प्टेड टू disseminates the idea of democracy throughout the society, throughout the economy। हर जगह पे हम चाह रहे थे कि लोग जो है पार्टिसिपेट करें, हर एक आदमी इकोनॉमिक स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में अपना कंट्रीब्यूशन करे। तो हम चाह रहे थे कि हर एक जगह पर ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क आए, और हमारा इंडिया एक तरह से एक शांति प्रिय और एक इक्विटेबल सोसाइटी बने, इगैलिटेरियन सोसाइटी के रूप में आए। तो इसी तरह चैलेंज वाज डेवलपिंग कंट्री। अब तीसरा क्या था? तो थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल-बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली सम सेक्शन। सभी का न्यायोचित विकास। अब ये तीसरा, तो मस्ट कीप इन माइंड थ्री प्रॉब्लम वाज paramount, was very crucial, was challenging, we can say challenging problem was only three। पहला था, सबसे पहला हमने देखा कि कैसे डाइवर्सिटी को यूनिटी के साथ जोड़ने की समस्या आ रही थी। दूसरा था हमारा डेमोक्रेसी वाला, और तीसरा था सभी लोगों के डेवलपमेंट और वेल बीइंग को। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हुई, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, रिलीजियस कल्चरल कम्युनिटी, इवन डीपीएसपी जैसी चीजों को रखा गया। तो ये सब ध्यान रखना है कि डीपीएसपी या फिर ये जो प्रोटेक्शन वाले पार्ट हैं, दैट इज फॉर इक्वलिटी एंड वेल-बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अब जो ये टॉपिक है इन दिस चैप्टर, वी फोकस ऑन फर्स्ट चैलेंज। तो इस चैप्टर में जो पहला चैलेंज है कि कैसे डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया यूनिटी के साथ, उसी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, और साइड बाय साइड मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो 1950 में ये सब स्टाम्प इश्यू हुए थे। इस तरह से जब देश आजाद हुआ था, इस तरह से लोग बहुत एस्पिरेशन के साथ देख रहे थे, 12 आना, 4 आना और 2 आना, इस तरह से वीट का है यहाँ पे, और भी चीजें थी, चरखा बना हुआ था। इधर ये अपना सेलिब्रेशन का एक पिक्चर है 26 ऑफ जनवरी। तो कुल मिला के इंस्पायरेशन बहुत हाई थे। पीपुल वर लुकिंग फॉर चेंज, अलग परिवर्तन चाह रहे थे। अब इस बीच में बहुत सारी चीजें लिखी भी गई, बहुत सारे द डाउन ऑफ फ्रीडम, फैज अहमद फैज करके एक पोइट हैं, इन्होंने कुछ लिखा भी है। और इधर जिन्ना भी कह रहे थे कि वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ऑल दिस
similarities of majority and minority community, the Hindu community and Muslim community, because even as regards Muslim have Pathans, Punjab, Sikhs. तो ये भी अपना एक ओपिनियन दे रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब आते हैं इंडिया एज अ फ्रीडम। अगेन अमृता प्रीतम, टुडे आई कॉल वारिस शाह, एक ऐसा इनका आया लेख कि टुडे आई कॉल वारिस शाह स्पीक फ्रॉम योर ग्रेव एंड टर्न टुडे द बुक। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई। वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, who are so large in number that they cannot even if they want go anywhere else। तो इन्होंने इनके प्रोटेक्शन की बात करी है यहाँ पे। अब आओ चलते हम लोग मेन कंटेक्स्ट पे कि पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, कैसे भारत का विभाजन हुआ, लोग अलग थलग हुए और रिहैबिलिटेशन कैसे हो रहा। तो 14-15 अगस्त 1947 ऑन 14th and 15th अगस्त, not one but two nation state came into existence, it was India and Pakistan। जब उस समय पार्टीशन को देखते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने, and this was a result of the partition and the drawing of the border demarcated each country। और यहाँ से ये चीजें आती हैं। टू नेशन थ्योरी जो एडवांस किया गया था मुस्लिम लीग ने, उसने कहा कि इंडिया विल बी फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान विल बी फॉर पाकिस्तानी मुस्लिम्स। तो इस तरह से मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी दिया और उन्होंने कहा कि जो हमारे हिंदू और मुस्लिम के इंटरेस्ट हैं वो साथ साथ चल ही नहीं सकते हैं जब तक दोनों को अलग देश नहीं मिलेगा। दे मस्ट नॉट लिव टुगेदर पीसफुली। तो यहाँ पे अलग होना था ही। कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी, बट थ्योरी को इन्होंने अपोज किया, बट फाइनली क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग के जिद के आगे ये पूरा झुकना पड़ा। बस बाकी इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्री, फाइनली इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरह से मुस्लिम लीग के हट पे आमतौर पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस चाहती तो शायद उस समय पार्टीशन नहीं भी होता। एक हद तक ये सही भी है और एक हद तक ये गलत भी है। उस समय के कंडीशंस में जो बेस्ट था वो मिला। अब पास्ट में क्या हो सकता था, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ वी कैन से इमेजिनेशन। बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे पिताजी ने दिल्ली में घर क्यों नहीं खरीदा और आपके दादाजी ने कुतुब मीनार क्यों नहीं बनवाया, ये वही वाली बात है। तो पहले क्या हो सकता था, ये था। अब इसमें यह हुआ कि जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको यहां रहना था वो यहां रह गए। Area, this basically means that area where the Muslim were in majority would make up the territory of Pakistan। तो जहां पे मेजोरिटी थी मुसलमानों की, उन्होंने पाकिस्तान में रहना स्वीकार किया। अब आओ कि ये एरिया सिंपल तो है बट इसमें डिफिकल्टीज थी। देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मस्ट मार्क दिस पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को बहुत अच्छे से मार्क करना है कि उस समय ऐसा कोई एरिया ही नहीं था जो ये कह पाता कि हम मुस्लिम मेजोरिटी थे। ब्रिटिश इंडिया में देयर वर टू एरिया, वेस्ट एंड वन इन ईस्ट। देयर वाज नो वे, मतलब कोई ऐसा सिंगल बेल्ट नहीं मिल रहा था जहां पे हमें मुस्लिम मेजोरिटी दिखती। तो मुस्लिम मेजोरिटी दो पार्ट में बन रही थी उस समय, और वो बन रहा था एक वेस्ट में और एक ईस्ट में, दो तरफ ये बन रहा था। अब इसी समस्या का यहाँ पे समाधान करना था कि भाई कंट्री का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देयर वाज नो वे टू कॉम्प्राइज टू टेरिटरी, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान। दोनों पाकिस्तान को यहाँ से सेपरेट बाय अ लॉन्ग, वांटेड टू सेपरेट बाय अ लॉन्ग एक्सपेंशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। इस दोनों पार्ट को यहाँ से अलग कर दिया गया। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू पाकिस्तान। खान अब्दुल गफ्फार खान, खास नाम है, इनको भारत रत्न भी मिला। ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला। द डिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, याद रखना है इसको, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्टर्न मतलब ये अगर इंडिया का मैप बना लें तो हमारे नॉर्थ वेस्ट का पार्ट कौन होगा, इस पे ध्यान रखना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो नॉर्थ ये हुआ और वेस्ट ये हुआ, यहां से ये बिलोंग कर रहे थे गिलगिट बाल्टिस्तान वाले पार्ट वाले से। तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, और ये opposed the two nation theory. Eventually his voice was simply ignored. The end
WFP was made to merge with Pakistan. तो इनकी आवाजों को भी यहाँ पर दबा दिया गया. NW नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी ये चला गया पाकिस्तान में. लेट अस चेक द लोकेशन ऑफ NWFP. NWFP इसके लोकेशंस को भी देख के चलना है. एग्जाम में ये पूछा जाता है और इवन एक क्वेश्चन आ भी चुका है. आप अगर प्रीवियस ईयर में, अभी मैं दिखा दूंगा सर्च करके, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अलग ही क्वेश्चन था उसमें. अच्छा अभी नेट डिसरप्टेड है बट वी विल सॉर्ट आउट दैट शॉर्टली. तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी से ये जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो इन्होंने इसको मना किया डिस्पाइट ये चला गया पाकिस्तान में. द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ इंडिया, Punjab and Bengal, had very large area with non-Muslim wherein majority. तो पंजाब और बंगाल में नॉन मुस्लिम बहुत ज्यादा थे. इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंस वुड बी बाइफर्केटेड. पंजाब जो अभी का पंजाब है इंडिया का वो, और जो अपना बांग्लादेश है, तो इस दोनों पार्ट में जो मेजोरिटीज थी उनके लिए एरिया को सेपरेट किया गया. पंजाब के मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान को दे दिए गए. बंगाल के मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान को ईस्टर्न पाकिस्तान के रूप में दे दिया गया. Even this decision could not be made by the midnight. It meant that the large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or Pakistan. लोगों को पता भी नहीं था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में. Partition of these provinces caused deepest trauma of partition, और इससे बड़ी समस्या हो गई. This was related to fourth and most intractable of all problem. This was problem of minorities, और इसी से सबसे बड़ी समस्या आ गई माइनॉरिटीज की समस्या. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है इस पेज में, इसको जरूर ध्यान रखना है. अब आते हैं आगे. आते हैं माइनॉरिटी ऑफ बोथ साइड ऑफ बॉर्डर. लाख्स ऑफ हिंदू एंड सिख्स इन नियरेस्ट एरिया. जो हजारों लाखों सिख थे और हिंदू थे वो आसपास के क्षेत्रों से, नाउ बंगाल सराउंडिंग एरिया फाउंड देमसेल्फ ट्रैप्ड. हजारों लाखों लोग अपने अपने घरों में ही कैद हो गए, क्योंकि उनका जो पूरा पार्ट था वो कोई पाकिस्तान में चला गया और कोई चला गया ईस्टर्न पाकिस्तान. दे वर डिस्कवर्ड दैट they were undesirable aliens in their own home. अपने ही घर में वो एलियन बन गए. ठीक है. As soon as it became clear that the country was going to partition, minority on both sides become easy target of attack. दोनों तरफ अब टारगेट पर अटैक होने. आपने गदर मूवी में देखा होगा किस तरह से अटैक होने लगा. No had quite anticipated the scale of this problem. किसी ने नहीं सोचा. Violence went out of control, और दोनों साइड के माइनॉरिटीज का एक तरह से स्लॉटर होने लगा. This was the incident. अब क्या था? Consequence of partition. In 1947 was the year of one of the largest and most abrupt, unplanned and tragic transfer of people. पूरा का पूरा millions of people from both sides migrated from their hometown, और एक दूसरे कंट्री में जाने लगे. In the name of the religion, people of one community ruthlessly killed, निर्ममता पूर्वक मार दिए गए, maintained people of all other community. तो लाहौर वगैरह का ये कंडीशंस यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है. हजारों लाखों लोग माइग्रेट होने. अब लाहौर में क्या? लाहौर, अमृतसर, कोलकाता become divided into communal zones. लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, ये तीनों LAK याद रख लेंगे, इस पे ज्यादा असर पड़ा है. लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता कम्युनल जोन में कौन सा बदल गया था, ये भी क्वेश्चन आते हैं. तो ये सब्जेक्ट बेस्ड है, यहाँ पे दिखेगा. मुस्लिम वुड अवॉइड गोइंग इनटू एरिया वेयर मेनली और सिख लिव्ड. सिमिलरली हिंदू एंड सिख स्टे अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ मुस्लिम प्रीडोमिनेंस. अब ये बातें कंडीशंस खराब होने लगी. इसी बीच में forced to abandon their homes, move across the border. Minority on both side of border fled their home. भागने लगे लोग रिफ्यूजी कैंप की तरफ. अगेन पुलिस जो था वो they often found helpless local administration and police in what was still recently their own country. They traveled to other side of the new border by all sort of means, often by foot.
हर एक माध्यम से गए, वो पैरों से भी चल के गए। तो दिस वाज द ट्रेजेडी दे फेस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन एबडक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। बहुत सारी महिलाओं के साथ जो भी है खराब काम सब किए सब। own family member preserve family honor, their own family member, women were killed by their own family member to preserve their family honor। आप समझ सकते हो क्या हो रहा था उस समय। lakhs of these refugees country freedom went fire, रिफ्यूजी कैंप में चले गए। राइटर्स, पोएट, फिल्म मेकर, सारे लोग जो थे एक्सप्रेस देयर रूथलेसनेस ऑफ किलिंग एंड सफरिंग्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक बहुत अलग सी कहानी है यहाँ पे जिसको दिमाग में रखना है, और इससे भी फैक्ट्स जो बनेंगे वो हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं। आते हैं, ये सारी चीजें हो रही थी और यही जो था इसी को डिस्क्राइब करते हैं। व्हाइल रिकाउंटिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन दे हैव ऑफ्टन यूज्ड phrases that survivor themselves used to describe partition as division of hurt। ये बात ध्यान रखना है। Which incident in the history of India is called division of hurt? भारत के हृदय का बंटवारा कौन सा समय कहा जाता है? तो दैट इज डिवीजन ऑफ हर्ट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया। यही पार्टीशन ऑफ इंडिया हो रहा था। ठीक है, अब आओ चलते हैं आगे। द पार्टीशन वाज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट। अब देखो पार्टीशन में और क्या क्या हुआ। तो पार्टीशन में केवल लाइबिलिटीज, प्रॉपर्टीज या एसेट ही नहीं बटा। व्हाट वाज गॉट डिवाइडेड वर फिनेंशियल एसेट, things like table, chair, typewriter, paper clips, books and also musical instrument of the police band, ये सब डिवाइड हो गए। The employee of government and railways were also divided, सब कुछ डिवाइड हुआ। Separated community who had hitherto lived together as neighborhood, जो अब तक रह रहे थे साथ में, अब वो अलग हो गए। एस्टिमेटेड दैट पार्टीशन फोर्स अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट। 80 लाख लोग जो थे वो एक दूसरे से अलग हो। तो ये था मिजरीज जिसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है। बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न, फिनेंशियल स्ट्रेंट्स पोज्ड अनदर डीपर इश्यू। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गए। लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इनटू टू नेशन थ्योरी। भारत के लोग जो थे इसको विश्वास नहीं कर रहे थे। Did that make India a Hindu nation automatically even after large scale migration of Muslim to newly created Pakistan? Muslim population in India accounted 12% of total population। ये ध्यान रखना है कि चलने के जाने के बाद भी 12% भारत की आबादी उस समय मुसलमानों की थी। तो अब बढ़ी है, तो 12% आबादी उस समय मुसलमानों की थी इतने पार्टीशन के बाद में। सिटीजन्स, so how would the government of India treat its Muslim citizen and other religious minority? The partition had already created severe conflict। तो इस तरह से पार्टीशन की ये पूरी कहानी जो है वो एनसीईआरटी का अभी तक बता रहा है। There were competing political interest behind this। Muslim League was formed to protect the interest of Muslim in colonial। It was forefront of demand of separate Muslim nation। Similarly, there were organizations which were trying to organize the Hindu in order to turn India into Hinduism। दोनों तरफ से जो मुस्लिम लीग था वो पूरे कंट्री को इस्लामिक बनाना चाह रहा था, जो इंडिया था वो यहाँ के लोग भी इसको हिंदू बनाना चाह रहे थे। सब सारी चीजें चल रही थी, इसी को यहाँ पर कहा गया है। अब सबसे बड़ी बात, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, अब देखो कि ऑन 15th of August 1947 at the time of independence, जब देश आजाद हो रहा था, देश की आजादी के लिए लंबे समय से काम कर रहे महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। सो उस समय महात्मा गांधी किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। मार्क दिस पॉइंट। तो कहाँ थे गांधी जी? गांधी was in कोलकाता in the area which were torn by gruesome riots between Hindu and Muslim। हिंदू और मुसलमानों के बीच में गांधी जी, हिंदू और मुसलमानों के बीच में होते दंगों के बीच गांधी जी कोलकाता में पहुंचे, और कोलकाता में इनके जाने से काफी हद तक समस्याएं सॉल्व हुई। इन्होंने परसुएड किया, लोगों को समझाया कि भाई वायलेंस गिव अप करो, दैट इज ओनली वे टू हैव पीसफुल लाइफ। इनके कहने पे बात हुई, बहुत सारे लोगों ने इनकी बात को समझा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली वेयर लार्ज स्केल वायलेंस हैड बीगन। तो गांधी जी कोलकाता से फिर दिल्ली आए। He was deeply concerned about
इंश्योरिंग द मुस्लिम शुड बी अलाउ टू स्टे इन इंडिया विद डिग्निटी। तो ये मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि भाई इनको रहने दो। अब इसी बीच में क्या होता है, he was unhappy with what he saw Indian government decision not to honor its financial commitment to Pakistan। इवन पाकिस्तान को भी कुछ फिनेंशियल कमिटमेंट की बात हुई थी उस समय, उसको नहीं दिया गया। अब इसके बाद ये फास्ट पे चले गए। इन जनवरी 1948 इन कोलकाता his fast had dramatic effect in Delhi। ड्रामेटिक इफेक्ट हुआ, इंडियन एग्री टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज। तो पाकिस्तान को अब ड्यू देना जो था, मतलब उधार देना, स्वीकार किया भारत सरकार ने। और हालांकि ये जो बात थी गांधी जी की बात को बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी, और इसी का परिणाम अब आगे हमें दिखेगा कि बहुत सारे लोग गांधी जी के विरोध में खड़े होने लगे। अब इसी बात को लेके समय था 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 नाथूराम विनायक गोडसे फायर्ड बुलेट, गोली चलाई, 3 गोलियां चलाए और गांधी जी डेथ हो जाती है। तो गांधी जी के डेथ के बाद फिर क्या हुआ, तो कुल मिला के पूरा देश शांत हो गया, कहानी खत्म हो गया एज पर द एनसीईआरटी। तो यहाँ पर गांधी जी के डेथ को याद रखना है, 13 जनवरी नाथूराम गोडसे, और पाकिस्तान के ड्यूज को लेके वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे गांधी जी, जब भारत सरकार ने देने से मना किया था। गांधी जी आजादी के समय नहीं थे, ठीक जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो ये सब चीजें हैं जो दूसरे किताबों में बहुत खोजने के बाद मिलती है, बट आप इसको देखो तो कितना इंटरेस्टिंग ये स्टोरी बना के उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन इक्वली इंडिया शुड नॉट बी कंट्री दैट गिव सुपीरियर स्टेटस टू adherent of one faith, all citizen would be equal irrespective of their religious affiliation। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने आगे चलकर इंडिया को एक सेकुलर नेशन में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, हर एक व्यक्ति को उसके वर्क के, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, इक्वलिटी, यही हमारा एक मोटो रहा। रिलीजियस अफेयर्स को अलग कर दिया गया। इसी तरह से अब आगे छोटी सी कहानी है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये बहुत बड़ा इशू है। At the time of partition, we were divided into two type of territory। हम लोग 2 तरह के क्षेत्रों में बटे हुए थे। एक क्षेत्र ऐसा था, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, ऐसे कुछ बना के अगर हम इंडिया के मैप को यहाँ पे प्रोजेक्ट करें तो कुछ इस तरह से हमारा उस समय का भारत बटा हुआ था। अगर इंडिया को उस समय देखें हम लोग, तो आधे भारत में प्रिंसली स्टेट का डोमिनेंस था, और आधे भारत में हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रोविंस था। ये लगभग ब्रिटिश प्रोविंस के हम लोग पार्ट मान लेते हैं, और रिमेनिंग आर द प्रिंसली स्टेट। अब यहाँ पे क्या चल रहा था कि अबाउट 562 प्रिंसली स्टेट व 565 प्रिंसली स्टेट वाज देयर। यहाँ पे आप सीधा देखो तो आएगा कि ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड into what were called British Indian province and princely state। 2 पार्ट में ये बटा हुआ था। British Indian province was directly under the control of British government। On other hand, several large and small state ruled by the princes। यहाँ के राजाओं के नियंत्रण में वो हुआ करता था। They called state princely state और enjoy some from the control over their internal affairs। तो internal affairs में वो स्वतंत्र थे और बाहर से ब्रिटिशर्स काम करते थे। This was called paramountcy और suzerainty। paramountcy और suzerainty, ये दोनों बात याद रखनी है, इसका मतलब क्या होता है, suzerainty और paramountcy। तो paramountcy और suzerainty का मतलब हुआ कि princely state were free to run their internal affairs but they were guided by Britishers in the matter of external। तो external affair कंट्रोल किए जाते थे ब्रिटेन से और ये इंटरनल करते थे। इसी को सुजेरेनिटी या फिर पारामाउंटसी कहा जाता था। तो इस तरह से ये काम कर रहे थे। आते हैं आगे, प्रॉब्लम क्या हुआ इसके बाद कि जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने चाल चली और सीधा कहा कि इट वाज अनाउंस बाय द ब्रिटिश दैट द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया, पारामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट वुड also lapse। ये खत्म हो जाएगा, हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent।
the British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent. तो प्रिंसली स्टेट के पास तीन ऑप्शन दिए गए, या तो वो भारत के साथ रहते, या पाकिस्तान के साथ, या स्वतंत्र हो जाते. दिस डिसीजन वाज लेट नॉट टू पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर ऑफ द स्टेट. तो लोगों के साथ भी था और रूलर्स के साथ भी यही केस आ गया. दिस वाज द वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड could threaten the very existence of United India. अब United India को इससे बड़ी प्रॉब्लम होनी थी. प्रॉब्लम started very soon. First of all, ruler of Travancore announced that the state had decided to independence. त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर किधर है? तो आज का जो केरल और कर्नाटका का जो थोड़ा सा पार्ट है, मेन केरला ही है. तो केरला के राजा त्रावणकोर अपने आप को कहते थे और दे डिसाइडेड टू हैव इंडिपेंडेंस. उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी. अब जो निजाम थे, नेक्स्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद. ये भी क्वेश्चन बनेगा, पहला कौन सा था जिसने अनाउंस किया? कुछ इस तरह से उस समय बना हुआ था. ये पूरा टेरिटरी था इंडिया का. तो देखो जितने येलो वाले हैं ये सब पार्ट ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे. सारा बिहार, यूपी, बंगाल, उधर आसाम वगैरह साइड वाले. बीच में इधर जो ब्लू कलर के है, ब्लू कलर के हैं, वो सब सारे जो थे वो अपने प्रिंसली स्टेट थे. जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब का ये स्टेट था. इधर राजपूताना, ग्वालियर, गुजरात, बड़ौदा, जूनागढ़, ये सब थे. कोल्हापुर स्टेट हुआ करता था. कुर्ग है, मैसूर है. इधर इसी तरह से लक्काद्वीप आइलैंड, इन दोनों पे तो ब्रिटेन का ही कंट्रोल था. त्रिपुरा अलग था, मणिपुर अलग था, खासी अलग था, कूच बिहार, रामपुर, ये सब अलग अलग स्टेट थे, इंडिपेंडेंट स्टेट थे. अब यहीं पे पहला तो अपना त्रावणकोर मना कर देता है और उसके बाद जो दूसरा स्टेट था इट वाज नॉन अदर देन हैदराबाद. तो हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट ऑन द नेक्स्ट डे. रूलर लाइक नवाब ऑफ भोपाल, भोपाल के नवाब ने भी एवर्स द ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द रिस्पॉन्स ऑफ रूलर of the princely state meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into number of small countries. इसका मतलब हुआ कि सीधा सीधा लगने लगा कि अब भारत खंड खंड में बट जाएगा. अब इस तरह के कंडीशंस वहां पे बनने लगे और एक ऐसा कंडीशन आ गया कि लगा अब स्वतंत्र भारत, एकीकृत भारत नहीं होगा, एक भारत नहीं होगा. ठीक है. अब इसके बाद गवर्नमेंट का क्या अप्रोच आया, चलते हम लोग करते हैं कहानी इस पे. गवर्नमेंट का क्या अप्रोच आया? So the interim government took firm stances against possible division of India into small principalities of different states. Muslim League opposed the Indian National Congress and took a view that the state should be free. मुस्लिम लीग तो बहुत तेज था, वो कह रहा था कि छोड़ दो भाई इस स्टेट को, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, खासकर सरदार पटेल वगैरह, वो चाह रहे थे किसी तरह से इंडिया को मिलाया जाए, सबको एक साथ किया जाए. तो सरदार पटेल वॉज इंडियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. ये याद रखना है, इंडिया में बहुत कम लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल. एंड होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड, उस समय के होम मिनिस्टर भी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे. ही प्ले हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएशन विथ रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट फॉर्म बाय डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन. इन्हें ही इसी कारण से कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया. ही मे लुक इजी नाउ बट इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अभी तो आसान लग रहा है बट उस समय ऐसे मुश्किल भरे दौर में सरदार पटेल का रोल बहुत अलग था, अनपैरेलल्ड इसको हम लोग कह सकते हैं. अब गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन. गवर्नमेंट उस समय 3 कंसिडरेशन के साथ चल रही थी. फर्स्टली द पीपुल ऑफ मोस्ट द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. पीपुल ऑफ द मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब प्रिंसली स्टेट के जितने भी लोग थे वो ज्यादातर चाह रहे थे कि हम इंडिया के पार्ट बन जाए. सेकेंडली द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स. कुछ रीजन्स को ऑटोनॉमी देने में कोई दिक्कत गवर्नमेंट को नहीं हो रही थी. वो चाह रहे थे कि ठीक है, आप अपने लैंग्वेज के बेस पे चलो, अब अपने अलग कुछ स्ट्रक्चर को रखना है तो रख सकते हो. वाज टू एकोमोडेट प्लुरलिटी एंड अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच. और थर्ड क्या था? In the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcated territory, the integration and consolidation of boundary of the nation assume supreme importance. तो देखो 3 चीजें यहाँ पे खास है. पहला, जो गवर्नमेंट का कंसिडरेशन था कि अगर जनता चाह रही है मिलना तो उनको मिलाएंगे. दूसरा, अगर किसी जगह पर
लोग अगर चाह रहे हैं कि हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोनॉमी दो तो देंगे, और गवर्नमेंट का प्रायोरिटी था कि इंडिया को यूनाइट करेंगे। तो विद दिस थ्री व्यू गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू कंसोलिडेट इंडिया। अब यहां से काम स्टार्ट हुआ 15 अगस्त 1947। बिफोर 15th of August 1947 पीसफुल नेगोशिएशन हैड बाउट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट। सारे स्टेट को लगभग मिला लिया गया एक्सेप्ट सम into the Indian. Ruler of most of states signed the document called Instrument of Accession. अब Instrument of Accession क्या था? तो ये एक तरह का विलय पत्र था जिसमें कहा गया था कि भाई आपको कुछ ऑटोनॉमी चाहिए तो वो देंगे, कुछ आपको इंटरनल फ्रीडम चाहिए तो वो देंगे, बट आपको हमें तीन चीजें देनी पड़ेंगी, दैट इज कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशन। तीन चीजें मांगी गई थी उनसे। बाकी उनको कहा गया कि यू विल बी इंडिपेंडेंट रूलर एज अर्लियर। अगेन यहाँ पे तीन जो स्टेट थे वहां पे हमें बहुत मेहनत करना पड़ा। एक प्रिंसले स्टेट था जूनागढ़, अभी जिसका देखा हमने, जूनागढ़ वाज लोकेटेड इन गुजरात, और जूनागढ़ का जो नवाब था वो एक तरह का बहुत आराम पसंद आदमी था, उसको जीना बहुत अच्छे से अच्छा लगता था। तो जूनागढ़ के नवाब ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। फिर वहां पर जनता ने जूनागढ़ के नवाब का विरोध करना शुरू कर दिया, और फाइनली जूनागढ़ में प्लेबीसाइट होती है, और प्लेबीसाइट से जूनागढ़ को मिला दिया गया। प्लेबीसाइट का मतलब जनमत संग्रह होता है, ये बात ध्यान रखना है। प्लेबीसाइट किधर हुआ? दैट इज इन जूनागढ़। अब इसके बाद क्या हुआ? तो कश्मीर में, आगे हम लोग चैप्टर 8 में इसको देखेंगे, तो कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, और हरि सिंह जो थे फाइनली अंडर द प्रेशर ऑफ पाकिस्तानी इंट्रूडर ट्राइबल्स मैन एक्सेप्टेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जो पाकिस्तान से आ रहे थे उसमें ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। हैदराबाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन पोलो कंडक्ट हुआ। ऑपरेशन पोलो, चूंकि वहां पे पोलो का ग्राउंड बड़ा बड़ा था तो इससे वो आ गया इंडिया में। मणिपुर में भी ये बात जनता के द्वारा ही प्रेशराइज करके लाया गया। तो ये निजाम था हैदराबाद का जो मिलके कह रहा है हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इंडिया के साथ। हैदराबाद के साथ क्या हुआ? तो हैदराबाद लार्जेस्ट प्रिंसले स्टेट वाज सराउंडेड इंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी, बहुत बड़ा था। सम पार्ट ऑफ ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, तीनों के पार्ट। इट्स रूलर कैरीड द टाइटल निजाम, यही निजाम था, वाज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, उस समय का बहुत अमीर था। निजाम वांटेड टू इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद, एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। अब ये भी ध्यान रखना है, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कौन चाहता था? तो इट वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद, India in November 1947 for the year while negotiation went. In the meantime, movement of people of Hyderabad state against the Nizam, a rule gathered force. तो इनके अगेंस्ट में लोग विरोध करने लगे, और इसी के साथ भारत सरकार ने भी थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया, और इससे जो निजाम था उसकी ऑपरेसिव रूल थी वो खत्म हो गई। हैदराबाद टाउन वाज द नर्व ऑफ दिस मूवमेंट। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वेयर in the forefront of the movement. Nizam responded by unleashing paramilitary force known as रजाकार। रजाकार क्या थे? तो इसके पारामिलिट्री फोर्स थे, और इन्होंने ऐसे ऐसे एट्रोसिटी किए जिनका कोई हिस्टोरिकल मतलब क्रूअलिटी थी एक तरह से। और रजाकार, अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है। ही बॉर्न इन 1875 एंड डाइड इन 1950, शॉर्ट लिव पर्सन ही वाज, ज्यादा समय तक नहीं रहे। फ्रीडम मूवमेंट में कांग्रेस के लीडर थे, फॉलोअर ऑफ गांधी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, प्ले इंपोर्टेंट रोल ऑन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसले स्टेट, मेंबर ऑफ इंपोर्टेंट कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाइक फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब याद रखना है। अब आओ चलते हैं आगे। तो इस तरह से फाइनली इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू control the Nizam force, or this way through Operation Polo finally Hyderabad merged into the territory of India. अब आते हैं मणिपुर। तो मणिपुर के साथ कुछ खास है, नो कहीं और आपको ये नहीं मिलेगा। A few days before independence, महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद्र सिंह signed instrument of accession with Indian government, और under the pressure of public ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन 1948। खास बात है ये, मणिपुर में इलेक्शन पहले ही हो गया था। मणिपुर was the
part of India to hold an election based on universal adult franchising. तो मणिपुर was the first where universal adult franchisees was practiced, जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुआ था. Legislative Assembly of Manipur were sharp difference over the question of merger of Manipur with India, while State Congress wanted to merge. Government of India succeeded pursuing Maharaja into signing merger agreement. तो यहाँ पे merger agreement हुआ है 1949 में, और इस तरह से ये मणिपुर भी असेंबली और पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, मर्जर ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, और यहाँ पर विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलर इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इस तरह से यहाँ पर कुछ अलग ही घटनाक्रम हुई. राजा साइन कर गया और कुल मिला के असेंबली साइन नहीं कर रहा था, फिर भी ये पार्ट बन गया. इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया, और जब सारा इंटीग्रेशन यूनिफिकेशन हो चुका था, इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की कहानी शुरू हुई. अंग्रेजों और प्रिंसली स्टेट के बीच जो पूरा स्टेट इंडिया का बना हुआ था, ये कुछ अलग बेतरतीब ढंग से बना हुआ था, जहां काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी. तो हमारे गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों ने भी इस बात को रेस करना स्टार्ट किया कि भाई ऐसे कुछ बनाओ स्टेट को जो ज्यादा जो है प्रैक्टिकल हो, जहां पे चीजों को, लोगों को सुविधाएं देना आसान हो. तो यहाँ पर नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम इन विथ पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन. न्यू चैलेंज वाज टू ड्रॉ इंटरनल बाउंड्री ऑफ इंडियन स्टेट. दिस वाज नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन. केवल ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की बात नहीं थी, बल्कि बाउंड्री हैड टू बी ड्रॉ इन द वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरलिटी ऑफ कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ इंडिया. तो इस तरह से बनाना था स्टेट को जिससे कल्चरल और जो लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी है वो हो जाए. अब ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल स्टेट बाउंड्री वॉज ड्रॉन ईदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेनियंस और सिंपली coincided with the territory annexed by the Britishers. मतलब वो जोड़ते चले जाते थे और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते थे. अब our national movement had rejected this division as artificial and had promised linguistic principle. तो जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, उसी समय इस बात को लेके जो नेता थे वो लोग मान चुके थे. Even in fact after the Nagpur session of Congress 1920, principle was recognized as basis of reorganization of Indian National Congress Party. कांग्रेस पार्टी ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही ये कह दिया था कि भाई हम जो है स्टेट को लिंग्विस्टिक मैनर में बनाएंगे और इससे लोगों के कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी को हम बना के चलेंगे. आफ्टर इंडिपेंडेंस थिंग्स चेंज. Our leader felt that carving out state on the basis of language might lead to disruption and disintegration. अगर हम इस तरह से अलग कर देंगे तो डिसरप्शन हो जाएगा, इस तरह से ये बात ठीक नहीं है. इस तरह से उस समय बहुत सारे डिमांड आए, और डिमांड कई बार हुआ. खासकर जो मद्रास प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों को मिला के बन रहा था, वहां पर इस बात को लेके प्रोटेस्ट होने लगा. इसी बीच में हम देखते हैं, पॉलिटी में भी इसको पढ़ते हैं कि भाई एसके धर कमेटी 1948 में अपॉइंट होती है और एसके धर कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया. जेवीपी कमेटी आई, उसने भी इसको रिजेक्ट कर दिया. तो उसके बाद प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगा. मीनवाइल, तो दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप was challenged by local leader of people. Protest began in the Telugu speaking area, the old Madras province, which include present day Tamil Nadu and part of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. The Visalandhra movement, ये याद रखना है, the Visal Andhra movement as movement of separate Andhra Pradesh. Visal Andhra movement demanded that Telugu speaking areas should be separated from the Madras province which they were part and be made onto separate Andhra Pradesh. लेकिन इस बात को लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल लीडर थे वो इसके पक्ष में नहीं थे. द मूवमेंट गैदर मोमेंटम एज सो रिजल्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलेशन. पोट्टी श्री राम उल्लू, a Congress leader and veteran Gandhian, went to an infinite फास्ट. और इनका जो हंगर स्ट्राइक था वो तब खत्म हुआ जब ये मर जाते हैं आफ्टर 56 डेज हंगर स्ट्राइक. याद रखना है, 56 दिनों का हंगर स्ट्राइक किया. जैसे ही हंगर स्ट्राइक हुआ और ये मरते हैं, द फर्स्ट स्टेट कार्व्ड आउट इट इज आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश बन जाता है. एक लार्ज नंबर मद्रास
लिंग्विस्टिक रिजिग्नेशन, और इससे फाइनली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश इन 1952। तो 1952 में अनाउंस करते हैं दिसंबर में, और 1953 में पहला जो अपना लिंग्विस्टिक स्टेट था वो बनता है। गांधी जी का यहाँ पे ओपिनियन है, इफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस आर फॉर्म इट विल आल्सो गिव फ्लिप टू द रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे, एंड इट वुड बी एब्सर्ड टू मेक हिंदुस्तानी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल द रिलीजन, एंड इट इज स्टिल मोर एब्सर्ड टू यूज इंग्लिश फॉर दिस पर्पसेस। तो सब लोग इस बात से थोड़े से डरे हुए थे, और इस तरह से हमारा मैपिंग बनता रहा, चलता रहा। तो ये पूरी कहानी चल रही थी मद्रास प्रोविंस को काट करके। 1952 में पहला जो स्टेट बना वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब इसी बीच में क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ ही जो बाकी के स्टेट डिमांड कर रहे थे, उन्होंने भी और ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर। इसी बात को देखते हुए फाइनली जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में अपॉइंट होता है, जिसको फजल अली कमीशन भी कहते हैं। इसमें फजल अली इसके चेयरपर्सन थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर इसके और मेंबर थे। और इसके बेस पर जो रिकमेंडेशन आया, उस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंज किया, और फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। बाद में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो अपना पहला चैप्टर है वो पूरा डिस्कस करता है इस चीज को। पोट्टी श्रीराम वेलु, गांधीयन वर्कर, लेफ्ट गवर्नमेंट, जॉब इवन, वेंट ऑन फास्ट इन 1946 एंड डेथ जब इनका होता है दैट इज 19 अक्टूबर 1952। अंडरटूक अ फास्ट अनटू डेथ फ्रॉम 1962 टू 15 दिसंबर 1952। तो 1952 तक रहा, अक्टूबर से दिसंबर तक इनका फास्ट रहा। तो इस तरीके से ये चीजें हुई। आगे थोड़ा सा और पार्ट था, यही इसका रिपोर्ट था स्टेट कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्न ऑफ अर्ली डेज वाज डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट वाज endangered the country. It was felt that linguistic state may foster separatism and create pressure on founded nation, बट ये ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है, और कुल मिलाकर ये जो चैप्टर था वो इन सारी चीजों को डील कर रहा था। हालांकि यहाँ पे एक और अच्छी बात उठाई गई है कि उसके बाद भी जो था डिमांड ऑफ स्टेट कम नहीं हुआ। उस समय सारे लिंग्विस्टिक स्टेट को अलग अलग लिंग्विस्टिक प्रोविजन को स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था। बाद में चलकर जैसे महाराष्ट्र और गुजरात जो था वो बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पंजाब ऑल्सो सेपरेट होता है, 66 में ये बनता है। इसी तरह से took place in 1972. Meghalaya was carved out of Assam in 1972. Manipur, Tripura, two emerged separate state in the same year. Arunachal Pradesh and Mizoram came into being in 1987. Nagaland much earlier 1963. तो इस तरह से, और फाइनली उत्तरांचल वर क्रिएटेड, उत्तरांचल, झारखंड दिस में 2000 तक। तो आज तक का जो रहा, फिर भी डिमांड अभी चल ही रहा है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो ऑर्डिनरी बुक में देखो सारे फैक्ट्स नहीं मिलते हैं जब तक आप इनको बहुत डिटेल में नहीं देखो। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में आते हैं, और इवन प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं। तो मस्ट कीप इन माइंड दीज फैक्ट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, वेदर डिस्क्रिप्टिव और द ऑब्जेक्टिव। तो इसको अच्छे से तैयार करिए। विद दिस वर्ड आई एम कंक्लूडिंग दिस चैप्टर। आगे हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और अगले चैप्टर में फिर से एनसीईआरटी पर काम चलता रहेगा। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक माय वीडियोस, एंड सपोर्ट दिस चैनल as much as possible.